नमस्कार। हिंदी साहित्य की दुनिया में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ कवि नहीं होते बल्कि एक पूरी पीढ़ी की आवाज बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक महानायक हरिवंश राय बच्चन की। वो शख्स जिनकी कलम ने सिर्फ कविताएं नहीं लिखी बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनों को शब्द दिए। तो चलिए जन जन के कवि के इस सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, अगर हिंदी कविता से थोड़ा सा भी नाता रहा है तो मधुशाला का नाम तो सुना ही होगा। अरे, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, एक क्रांति थी समझिए। बच्चन जी और मधुशाला ये दोनों एक दूसरे की पहचान बन गए। और सच कहूं तो इसी एक रचना ने उन्हें हर घर का चहेता कवि बना दिया। पर सवाल ये उठता है कि छोटे से गांव का लड़का आखिर साहित्य की दुनिया का इतना बड़ा सितारा बना कैसे? उनकी बुनियाद में ऐसा क्या था जिसने उन्हें इतना मजबूत बनाया? आइए जरा उनकी शुरुआती जीवन और उनकी पढ़ाई लिखाई में झांक कर देखते हैं। तो बच्चन जी का जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 को। जगह थी इलाहाबाद के पास एक छोटा सा गांव पट्टी। उनके पिता थे प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम था सरस्वती देवी। उनका ये शानदार जीवन सफर 2003 में मुंबई में पूरा हुआ। लेकिन हाँ, उनकी कविताएं तो आज भी जिंदा हैं। बच्चन जी की शख्सियत का एक और पहलू है जो बड़ा हैरान करता है। वो सिर्फ एक भावुक कवि नहीं थे बल्कि एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। सोचिए, पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया, फिर वहीं प्रोफेसर भी बन गए। लेकिन ज्ञान की उनकी जो प्यास थी ना, वो यहीं नहीं बुझी। वो सीधे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक गए और वहां से पीएचडी की डिग्री हासिल की। कमाल है। आप जरा उस चीज पर आते हैं जिसने बच्चन जी को सबसे अलग बनाया, उनकी कविता का स्टाइल। उन्होंने हिंदी कविता में एक बिल्कुल नई धारा की शुरुआत कर दी, जिसे हम हालावाद के नाम से जानते हैं। तो सवाल उठता है कि ये हालावाद है क्या चीज? देखिए, उस दौर में ना छायावाद का चलन था। मतलब कविता ज्यादातर कल्पना और प्रकृति के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन बच्चन जी ने एक एकदम नई राह पकड़ी। हालावाद में कवि ने कल्पना से परे अपने निजी सुख दुख, अपनी भावनाएं, अपने संघर्ष, इन सबको पूरी ईमानदारी के साथ कविता में उतार दिया। कह सकते हैं कि ये कविता का एक बहुत ही पर्सनल, दिल से निकला हुआ रूप था। और जानते हैं, इसीलिए उन्हें कहा गया मानवीय भावना, प्राणों की ज्वाला तथा जीवन संघर्ष के आत्मनिष्ठ कवि। मतलब उनकी कविताओं में कोई बनावटीपन नहीं था। वो सीधी दिल से निकलती थी और पढ़ने वाले के दिल में उतर जाती थी। चलिए अब उनकी कलम से निकले कुछ और मोतियों को देखते हैं और उनकी उस अनोखी लेखन शैली को समझने की कोशिश करते हैं जिसने उन्हें इतना पॉपुलर बना दिया। उनका जो साहित्यिक संसार था ना, वो सिर्फ मधुशाला तक ही नहीं था। उन्होंने मधुबाला और आत्मपरिचय जैसे बेहतरीन काव्य संग्रह लिखे। अपने जो अनुभव थे उन्हें प्रवासी की डायरी में लिखा, और तो और शेक्सपियर के महान नाटक हैमलेट और मैकबेथ का हिंदी में अनुवाद भी कर डाला। मतलब कमाल की रेंज थी उनकी। उनकी स्टाइल की सबसे बड़ी ताकत सादगी। अवधी हो या हिंदी, उनकी भाषा इतनी सहज और सेंसिटिव थी कि हर किसी के दिल में उतर जाए। वो बहुत सीधी सादी भाषा में बड़ी गहरी बात कह जाते थे। उनके शब्द ऐसे होते थे कि आंखों के सामने पूरी तस्वीर खिंच जाती थी। और अक्सर उनके गीत जो हैं वो लोक धुनों पर आधारित होते थे, जिससे वो और भी अपने से लगते थे। देखिए, जब कोई लेखक इतनी गहराई से समाज को छूता है ना, तो सम्मान और पहचान उसे खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि बच्चन जी की साहित्यिक यात्रा को किन किन बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें अपनी किताब दो चट्टाने के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी उन्हें मिले। लेकिन शायद सबसे बड़ा सम्मान तो भारत सरकार की तरफ से आया। ये साल था 1976, जब साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके जबरदस्त योगदान के लिए उन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये उनके पूरे करियर की उपलब्धियों का एक शानदार मुकाम था। और आखिर में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के समय में जब सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल हो गया है, तो बच्चन जी की वो सीधी सादी सच्ची भाषा आज भी हमारे दिलों को इतनी गहराई से कैसे छू जाती है? आज हम एक बहुत ही कमाल की, बहुत ही शक्तिशाली हिंदी कविता की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कविता असल में एक कवि के मन के अंदर क्या चल रहा है और बाहर की दुनिया कैसी है, इसके बीच के टकराव की कहानी है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर पर निकलते हैं।
कविता शुरू होते ही एक बहुत गहरे विरोधाभास, एक पैराडॉक्स से हमारा सामना होता है। कवि कहते हैं कि एक तरफ तो वो इस दुनिया का, इसकी सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाए घूम रहे हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त उनके दिल में प्यार भी भरा हुआ है। और बस यहीं से इस कविता का जो केंद्रीय संघर्ष है ना, वो शुरू हो जाता है। तो हमारा पहला विषय है कवि का यही विरोधाभास। असल में ये पूरी कविता ही खूबसूरत विरोधाभासों की एक पूरी सीरीज है, जो कवि के होने का, उनके अस्तित्व का मतलब बताती है। यहाँ देखिए, पहली ही पंक्तियों में दो बिल्कुल अलग ताकतों को आमने सामने रखा गया है। एक तरफ है दुनिया का भारी भरकम बोझ और दूसरी तरफ है प्यार की वो ताकत जो शायद वजन में हल्की लगे पर है उतनी ही शक्तिशाली। एक और कमाल का विरोधाभास है। कवि कहते हैं कि उनके दिल में तो जुनून की, पैशन की आग जल रही है, लेकिन जब वो बात करते हैं तो उनकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक और शांति होती है। मतलब अंदर तूफान और बाहर एकदम सुकून, एक ही इंसान में एक ही साथ। कवि उन चीजों को अहमियत देते हैं जिन्हें दुनिया शायद बेकार मानकर फेंक दे। वो कहते हैं कि वो अपने साथ एक खंडहर का टुकड़ा लिए फिरते हैं, लेकिन वो टुकड़ा उनके लिए इतना कीमती है कि उस पर बड़े बड़े राजाओं के महल भी कुर्बान है। मतलब साफ है, उनके लिए भावनाओं की जो कीमत है वो दुनिया की दौलत से कहीं कहीं ज्यादा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सारे विरोधाभास हैं, इनकी जड़ आखिर है क्या। और वो जड़ है कवि का इस दुनिया से और इसकी उम्मीदों से एक गहरा अलगाव, एक डिस्कनेक्ट। ये एक पंक्ति मानो सब कुछ साफ कर देती है। कवि सीधे सीधे कह रहे हैं, मैं अलग हूं, ये दुनिया बिल्कुल अलग है, हमारा आपस में कोई रिश्ता हो ही कैसे सकता है। ये उनके और समाज के बीच की उस खाई को दिखाता है जो कभी भर ही नहीं सकती। और देखिए, कवि सिर्फ ऐसा महसूस नहीं कर रहे, वो बाकायदा दुनिया के तौर तरीकों को नकार रहे हैं। वो दुनिया के बनाए गीत नहीं गाते, वो तो अपने मन का गान गाते हैं। वो हर रोज ख्यालों में अपनी एक दुनिया बनाते हैं और फिर उसे मिटा भी देते हैं। जहाँ दुनिया ये भवसागर पार करने के लिए नावें बनाती है, वहीं कवि जीवन की लहरों पर बस मस्ती में बहते चले जाते हैं। अच्छा, अभी तक तो बाहरी दुनिया से संघर्ष की बात हुई। अब जरा कवि के दिल के और अंदर झांकते हैं। आखिर उनके अंदर ये जो इतना जुनून है, ये आता कहाँ से है? सवाल यही उठता है कि उनकी इस भावुक, पैशनेट अंदरूनी दुनिया को ताकत कहाँ से मिलती है। ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें एक ही पल में हंसा भी देती है और रुला भी देती है? और जवाब यहाँ है, किसी अपने, किसी प्रियजन की एक बहुत गहरी याद। यही याद उनकी दोहरी भावनाओं का इंजन है। यही उनके उन्माद यानी जोश और अवसाद यानी गहरे दुख का कारण है। एक ऐसी याद जो उन्हें बाहर से देखने पर तो हंसाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें रुलाती भी है। अब हम कविता के एक ऐसे हिस्से में पहुंचते हैं जहां दुनिया की सिखाई बातों को, उस पारंपरिक ज्ञान को नकार कर एक ज्यादा असली, ज्यादा प्रामाणिक जिंदगी जीने का रास्ता दिखाया गया है। आगे बढ़ने से पहले ना, एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, दाना। इस कविता में दाना का मतलब है दुनियादारी, संसारिक ज्ञान, या कह लीजिए वो लालच, वो चारा जिसे दुनिया भोले भाले लोगों को फंसाने के लिए डालती है। और ये लाइन देखिए, क्या जबरदस्त बात कही है। कवि कहते हैं कि वो उस ज्ञान को भुलाना सीख रहे हैं जो उन्होंने आज तक सीखा है। मतलब वो दुनिया के इस लेन देन वाले, इस मटीरियलिस्टिक ज्ञान को जानबूझकर अपने दिमाग से निकाल रहे हैं। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के क्लाइमैक्स पर, एक ऐसा पॉइंट जहां कवि दुनिया का दिया हुआ एक लेबल उतार फेंकते हैं और अपने लिए एक बिल्कुल नई, ज्यादा सच्ची पहचान चुनते हैं। ये कविता का टर्निंग पॉइंट है। कवि एक सवाल पूछते हैं कि ये दुनिया मुझे कवि मानकर क्यों अपनाए? मैं कवि नहीं हूं, मैं तो इस दुनिया का एक नया दीवाना हूं, एक ऐसा जुनूनी इंसान जो अपनी ही मस्ती में रहता है। तो यहाँ कवि और दीवाना का फर्क एकदम साफ हो जाता है। दुनिया जिसे गाना या छंद कहती है, कवि के लिए वो उनका रोना या उनकी भावनाओं का सैलाब है। तो कवि तो वो कलाकार है जिसे दुनिया ने स्वीकार कर लिया, लेकिन दीवाना वो एक आज़ाद पहचान है जो कवि ने खुद को दी है और जो किसी नियम कानून में नहीं बंधी है। तो सवाल ये है कि इस खुद को दीवाना कहने वाले का आखिरी मकसद क्या है, उसका संदेश क्या है? चलिए अब इस पूरी बात को समेटते हैं।
ये समझना बहुत जरूरी है कि दीवाना होने का मतलब कोई हंगामा या अव्यवस्था फैलाना नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है मस्ती का संदेश देना। मतलब एक ऐसी जिंदगी जीना जो खुशी से, बिना किसी रोक टोक के और जुनून के नशे में डूबी हो। और हम इस एक शक्तिशाली लाइन के साथ इसे खत्म करते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यही तो इस पूरी कविता का सार है कि दुनिया का बोझ कितना भी हो, अपने अंदर के उस प्यार, उस जुनून को हमेशा जिंदा रखना। और जरा सोचिए, क्या यही जिंदगी की सबसे बड़ी कला नहीं है?